मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो नदी तंत्र हम पढ़ रहे थे। अपवाह के अंतर्गत हमने नदी तंत्र पढ़ा, जिसमें हमने गंगा का पढ़ लिया और सिंधु का नदी तंत्र पढ़ा। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी का नदी तंत्र पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कहाँ से निकली है, किस किस जगह में होते हुए ये बहती है और कहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से एवं सिंधु और सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। इसका मतलब है कि जो तिब्बत मानसरोवर है उसमें जो झील है उससे ही इसका उद्गम है, और वहीं से सिंधु और सतलज का भी उद्गम है। उनके जो उद्गम स्रोत हैं उनके काफी नजदीक से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके साथ ही इसकी लंबाई जो हम देखें तो सिंधु से थोड़ी सी अधिक है, परंतु इसका जो अधिकतर प्रवाह है, इसका जो मार्ग है वो भारत के बाहर ही ज्यादा है, भारत में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, यानी हिमालय के साथ साथ ये पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है। ठीक, नामचा बारवा जो शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7,757 मीटर है ना, उस शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी की यू जैसी आकृति बनाती है और मुड़कर फिर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में कहाँ से ये प्रवेश करती है इसके लिए पहले मुझे मिटाना पड़ेगा। यानी ये तिब्बत मानसरोवर से निकलकर भारत में और आपके बांग्लादेश में है, ऐसे चलते दूसरे देशों में भी ये बहती है, सिर्फ ये भारत में नहीं बहती। ठीक, तो क्या ये नामचा बारवा उसके पास से यू जैसी आकृति बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में कहाँ जाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से घुसती है भारत में, है ना। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश में है ना, गार्ज का निर्माण करके घुसती है, गॉर्ज बनाती है। ये गार्ज का निर्माण करके पहले गार्ज बनाती है और फिर प्रवेश करती है। गार्ज का निर्माण करके प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है। और आगे इसे यहाँ पर देहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ये प्रवेश करती है गॉर्ज बनाकर, यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, देहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये देहांग नदी कहलाती है ना, यहाँ ये देहांग के नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। जैसे गंगा के नाम है ना, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, अलकनंदा है ना, और भी बहुत सारे, मंदाकिनी, वैसे ही ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है, तो ये देहांग नाम से कहाँ जानी जाती है, जहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, वहाँ इसे देहांग कहा जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां आती हैं इसमें, दिबांग, लोहित है ना, और उसके अलावा केनुला है ना, दिबांग, लोहित और केनुला तथा दूसरी सहायक नदियां, तथा दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, और ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है ना, फिर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, मिलती हैं। और असम में ये सारी नदियां मिलती हैं, और असम में
ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं, ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिल जाती हैं तब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है? इसमें लोहित है, केनुला है, असम है, ओ दिवांग है, ये और अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं और असम में जाकर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम एक और चीज जान लें, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जहाँ से ये निकली है, तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो, है ना। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना, यमुना नहीं जमुना कहते हैं इसको, है ना। एवं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, ठीक है, जमुना कहते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर दूं इसे मिटाने से पहले कि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में जब गौज का निर्माण करके भारत में प्रवेश करती है तो इसे यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। बाद में आगे चलकर इसमें दिवांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और असम में जाकर इसे ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जहाँ से निकलती है तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं और आगे जब ये बांग्लादेश में बढ़ती है तो वहाँ इसे जमुना कहा जाता है, ठीक है। यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सभी नदियों के हैं, लगभग अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी को भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अच्छा, तिब्बत मानसरोवर जो है वो बहुत ही शांत और शुष्क क्षेत्र है, बहुत शांत एरिया है, वहाँ जनसंख्या तो है ही नहीं, है ना। तिब्बत मानसरोवर जिसके बारे में कहते हैं कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, हमारे धार्मिक जो मान्यता है कि शिव जी का निवास है वहाँ पर, है ना, लगभग वही जगह है ये, ऐसा माना जाता है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत मानसरोवर के उधर ही है ना। तो तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है ना। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र यानी बर्फीला क्षेत्र है। तो बर्फ में सिल्ट कहाँ से आ जाएगी ना, शीत एवं शुष्क यानी सूखा हुआ शुष्क क्षेत्र है, अतः इसमें यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, जल भी कम होता है, सिल्ट भी कम होती है, ठीक है। जल एवं सिल्ट की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है, कम होती है। और फिर आगे जब ये बढ़ती है, भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है तो यह नदी जल में सिल्क और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब यह भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है, तब इसमें जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी वहां पर जहां से ये निकलती है वहां इसमें जल भी कम होता है नाम मात्र का, और सिल्ट तो होती ही नहीं क्योंकि बर्फ में कहाँ सिल्ट होगा, ठीक है। वहां से निकलती है और बाद में धीरे धीरे जब ये बढ़ती है, जहाँ उच्च वर्षा होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जल भी बढ़ता है और सिल्ट भी बढ़ता है अपरदन के कारण, है ना। और असम में ब्रह्मपुत्र जो है अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी
के रूप में बहती है। असम में ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है ना। बहुत सारी धाराएं हो जाती है ना इसमें, तो गुम्फित नदी के रूप में बहती है ये असम में। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। यहाँ ये गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदी द्वीप बनाती है। यहाँ बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है ना। बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है ये। ठीक है, करती है। और क्या है इसकी विशेषता? प्रत्येक वर्षा ऋतु में जब पानी बरसता है बारिश के मौसम में, तो इसमें जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है ना। और ये बाढ़ का कारण भी बनती है, क्योंकि ये अपनी सतह से बाहर की तरफ बहने लगती है, अपने किनारे छोड़ देती है। इसका पानी सब जगह बाहर बहने लगता है, तटों से बाहर, तो इसकी वजह से बाढ़ भी बहुत आती है ना। इसको असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि असम में इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक, तो वर्षा ऋतु में यह अपने किनारों से ऊपर बहती है। किनारों से ऊपर बहकर असम एवं बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बनती है। और बहुत अधिक जन धन हानि करती है। जन और धन की हानि होती है ना। बहुत जन धन हानि करती है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या में जो है जन धन की हानि होती है ना। और ये उत्तर की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण इसकी सतह बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर की अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें सिल्ट निक्षेपण बहुत होता है ना। सिल्ट निक्षेपण बहुत होता है, जिससे क्या होता है, इस नदी की सतह बढ़ जाती है ना। जिससे इसकी सतह बढ़ जाती है। ठीक है, इससे इसकी सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में ये परिवर्तन भी करती है। और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। यानी अपना मार्ग भी कई बार
परिवर्तन करती है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। वर्षा में क्या होता है, इसके किनारों से ऊपर बहने लगती है, जिसके कारण ये असम में और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। और बहुत जब बाढ़ आती है तो जनधन की लोग भी मरते हैं, है ना, और सारे मकान बह जाते हैं, तो जनधन की हानि होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, उत्तर भारत की जो अन्य नदियाँ हैं उनकी अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट का निक्षेपण होता है, जिससे इसकी सतह बढ़ जाती है और बार बार ये अपनी धाराओं में भी परिवर्तन करती है। तो ये हमने नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जाना। कल हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते, मैं आपके साथ हूँ।